हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया और मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। मैं बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए आजकल जो क्लास ले रहा हूं उसके अंतर्गत रीतिकाल पर मैं बातचीत कर रहा हूं। और रीतिकाल में हम जिस कवि पर अपनी पिछली बातचीत किए थे पिछली क्लास में, वो रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के एक बड़े कवि थे घनानंद। घनानंद पर मैं एक पार्ट आपको दे चुका हूं, उम्मीद करता हूं कि आप उसे पढ़ रहे होंगे। आज हम घनानंद के पार्ट 2 पर बात करेंगे और देखते हैं कि आज हम इस पार्ट 2 में घनानंद के बारे में कितनी बातें कर पाते हैं। तो चलिए, पढ़ने पढ़ाने का अंदाज वही रहेगा। मैं यहाँ से कुछ नोट्स दूंगा, आप उसे लिखें, और लिखने की ना इच्छा हो 2-4 बार आप सुनेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव मोड में आपका एग्ज़ाम होना है और ऑब्जेक्टिव मोड में हम अपनी पढ़ाई लिखाई भी इस क्लास में करेंगे। तो चलिए, हम पहला बिंदु लिखेंगे, रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रायः सभी गुण, रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रायः सभी गुण घनानंद की शैली में मिल जाते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रायः सभी गुण घनानंद की शैली में मिल जाते हैं, जैसे भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, भावों की वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता, स्वच्छंदता आदि। कहने का मतलब हुआ, ये सारे गुण जो है वो घनानंद की कविताओं में आपको मिलेंगे। इनकी जो लेखन शैली है वो इन गुणों से भरपूर मात्रा में। कौन कौन से गुण हैं? भावात्मकता है, वक्रता है, लाक्षणिकता है, भावों की वैयक्तिकता है, रहस्यात्मकता है, मार्मिकता है और स्वच्छंदता। ये सवाल आपसे विभिन्न तरीकों से पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। चलिए, अगला पॉइंट लिखेंगे, घनानंद की 2 प्रकार की रचनाएं उपलब्ध हैं। घनानंद की 2 प्रकार की रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनका संबंध क्रमशः लौकिक श्रृंगार और भक्ति से है। 2 प्रकार की रचनाएं उपलब्ध हैं, कौन कौन सी? लौकिक श्रृंगार और भक्ति संबंधी रचनाएं हैं, जिनका संबंध क्रमशः लौकिक श्रृंगार और भक्ति से है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लौकिक श्रृंगार के अंतर्गत की गई रचनाएं प्रायः कवित्व और सवैयों में रचित हैं। प्रायः कवित्व और सवैयों में रचित हैं। सवैया होता है, कवित्व होता है और सवैया, ये छंद के अपने अपने अलग अलग छंद हैं। ये प्रायः कवित्व और सवैयों में रचित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भक्ति से संबंधित रचनाएं पदों एवं दोहे चौपाइयों में हैं। पदों एवं दोहे चौपाइयों में हैं। यानी लौकिक श्रृंगार जो आपने लिखा है वो कवित्व और सवैयों में है, और भक्ति से संबंधित जो आपने अपना काव्य लिखा है वो प्रायः किसमें है? दोहों में है, चौपाइयों में है, या तो पदों में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, घनानंद के द्वारा लिखे गए अब तक प्राप्त कवित्व सवैयों की संख्या 752 है। यानी कुल कवित्व सवैये जो अब तक मिले हैं खोजों के आधार पर, उनकी संख्या है 752, 752। कवित्व और सवैयों की संख्या है 752। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पदों की संख्या 1057 है।
पदों की संख्या कितनी है? 1057, 1057। तथा दोहे चौपाइयों की संख्या 2354 है। 2354, 2354 है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, घनानंद के भावों में विषाद और निराशा का प्राचुर्य है। घनानंद के भावों में विषाद और निराशा का प्राचुर्य है, यानी आपकी जो कविताएं हैं उनमें अधिकता किस बात की है? या तो विषाद की अधिकता है या तो निराशा की। घनानंद के भावों में विषाद और निराशा का प्राचुर्य है। प्राचुर्य मतलब अधिकता। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रेम की विषादमयी अनुभूति, मतलब जो काव्य में, घनानंद के काव्य में प्रेम में जो विषाद है और निराशा है उसके संबंध में बताया जा रहा है कि प्रेम की विषादमयी अनुभूति हिंदी साहित्य की परंपरा के प्रतिकूल, प्रेम की विषादमयी अनुभूति हिंदी साहित्य की परंपरा के प्रतिकूल और फारसी परंपरा के अनुकूल है। और फारसी परंपरा के अनुकूल है मतलब ये है कि घनानंद की कविताओं में प्रेम के संबंध में जो निराशा है, जो विषाद है, वो देन किसकी है? तो वो हिंदी साहित्य की परंपरा की देन नहीं है, वह हिंदी साहित्य की परंपरा के प्रतिकूल है। और देन किसकी है? फारसी परंपरा की, क्योंकि फारसी परंपरा में प्रेम में विषाद, निराशा, बिछोह, वियोग, टूटन, बेवफाई, ये सारी चीज़ फारसी परंपरा में बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हिंदी साहित्य की परंपरा के प्रतिकूल है ये, और फारसी परंपरा की ये अनुकूल है। क्या? प्रेम की विषादमयी अनुभूति किसकी? घनानंद की। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, घनानंद के प्रेम का विषय, घनानंद के प्रेम का विषय कहीं कहीं परमेश्वर भी दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं परमेश्वर भी दिखाई पड़ता है। इन जगहों पर रहस्यात्मकता की स्पष्ट झलक मिलती है। इन जगहों पर रहस्यात्मकता की स्पष्ट झलक मिलती है। ये बताया जा रहा है कि घनानंद की तमाम ऐसी कविताएं हैं, दोहे चौपाइयाँ, पद और सवैये हैं, कविता हैं, जिनमें ऐसा लगता है कि ये अपने प्रिय के बारे में नहीं बल्कि प्रिय के साथ ही साथ उस परब्रह्म के भी बारे में बात कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ कहीं ऐसा आता है वहाँ वहाँ इनकी कविताओं में रहस्यात्मकता के लक्षण दिखने लगते हैं। नेक्स्ट लिखिए, घनानंद के प्रेम का उदय, घनानंद के प्रेम का उदय सुजान के शरीर से तो हुआ था। सुजान, कौन सुजान? वही सुजान जो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नर्तकी थी, वही सुजान। घनानंद के प्रेम का उदय सुजान के शरीर से तो हुआ था, पर उसकी परिणति सु प्लस जान, सु प्लस जान या सु प्लस ज्ञान। सुजान का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से जिसे जान लिया जाए या अच्छी तरह से जो जानकारी हो उसे बोलते हैं सुजान। और वही ये सुज्ञान, जिसको ज्ञान हो जाए। तो सु प्लस जान या सु प्लस ज्ञान अर्थात परमेश्वर में हुई थी, अर्थात परमेश्वर में हुई थी। घनानंद के प्रेम का उदय सुजान के शरीर से तो हुआ था, पर उसकी परिणति सु प्लस जान या सु प्लस ज्ञान यानी परमेश्वर में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, घनानंद ने अपनी रचना प्रक्रिया का संकेत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि, घनानंद ने अपनी रचना प्रक्रिया का संकेत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि, रचना प्रक्रिया क्या है समझ लेते हैं एक सेकंड।
मोटा मोटा समझेंगे। रचना प्रक्रिया का मतलब होता है कि जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो वो क्यों लिख रहे होते हैं, ऐसी कौन सी प्रक्रिया हुई, ऐसी कौन सी क्रिया हुई जिसके रिएक्शन में, उस क्रिया के रिएक्शन में आप फला चीज़ कोई लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर आपको कुछ उसने गलत किया सामने वाले ने और आपको बुरा लगा तो आप क्रोध करते हैं, तो ये है प्रक्रिया। जो क्रोध की रचना प्रक्रिया है वो कैसे हुई, यानी सामने वाले ने कुछ ऐसा देखा, आपने सामने अपने कुछ गलत हो रहा है तो आपकी जो रचना प्रक्रिया है क्रोध की ऐसे बन गई। तो घनानंद की काव्य की रचना प्रक्रिया का मतलब कि ये काव्य कहाँ से निकलता है, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनसे वो काव्य या वो कविता निकल रही है, तो उसकी तरफ संकेत करते हुए घनानंद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे काव्य की प्रेरणा प्रेयसी सुजान के मादक रूप से मिलती है। उसे काव्य की प्रेरणा प्रेयसी सुजान के मादक रूप से मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। घनानंद के छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है। सुछंदों यानी सुंदर छंद। घनानंद के छंदों को सुछंदों से उपमा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। घनानंद ने मरते वक्त निम्नलिखित कवित्व कहा था। घनानंद ने अपनी जीवन लीला समाप्त होते समय निम्नलिखित कवित्व कहा था। ये लिखिए, कवित्व को लिखिए जरा सा, इन्होंने का अंदर लिखेंगे। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे। सेकंड लाइन, खरे अरबरन भरे हैं उठ जान को, खरे अरबरन भरे हैं उठ जान को। थर्ड लाइन, अधर लगे हैं आनि करिकय प्रयान प्राण, अधर लगे हैं आनि करिकय पयान प्राण। अंतिम लाइन, चाहत चलन ये संदेशो लय सुजान को, चाहत चलन ये संदेशो लय सुजान को। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरन भरे हैं उठ जान को, अधर लगे हैं आनि करिकय पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो लय सुजान को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब हम कुछ बड़े आलोचकों और बड़े साहित्यकारों, बड़े विद्वानों की बातें लिखेंगे कि घनानंद ने इनके बारे में, घनानंद के बारे में इन आलोचकों ने क्या कहा है। तो सबसे पहले आप जानते हैं, हम लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, शुक्ल के कथन जो घनानंद के बारे में उन्होंने लिखा है। लिखिए, आप डाल दीजिए हेडिंग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के घनानंद के संबंध में प्रसिद्ध कथन। घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध कथन। पहला लिखेंगे, घनानंद किसी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में, और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। घनानंद किसी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। अगला लिखेंगे, वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि, वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि। नेक्स्ट, ब्रज भाषा का मर्मज्ञ कवि, ये सारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। ब्रज भाषा का मर्मज्ञ कवि। नेक्स्ट, साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ, साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ। नेक्स्ट, इन्हीं का ही शुक्ल जी का प्रेम मार्ग का प्रवीण और धीर पथिक,
प्रेम मार्गा प्रवीण और धीर पथिक। जबां दानी का ऐसा दावा रखने वाला, जबां दानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का अद्वितीय कवि, ब्रजभाषा का अद्वितीय कवि। नेक्स्ट लिखेंगे शुक्ल जी का ही, वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि। अच्छा ये लिख दिया है, ये लिख चुके हैं आप, वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि। नेक्स्ट लिखेंगे शुक्ल जी का ही, घनानंद ने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, घनानंद ने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। नेक्स्ट लिखेंगे शुक्ल जी का ही, घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह, घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, ना ही बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। नेक्स्ट लिखेंगे, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर, भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी, ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भाव भंगिमा के साथ, ये उसे अपनी अनूठी भाव भंगिमा के साथ जिस रूप में चाहते थे मोड़ सकते थे, जिस रूप में चाहते थे मोड़ सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आचार्य शुक्ल ने घनानंद के भावों को मौन मधि पुकार कहकर संबोधित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घनानंद के भावों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मौन मधि पुकार कहकर संबोधित किया है, मौन मधि पुकार। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, शुक्ल जी का समाप्त हो गया है। अब हम लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है, डैश करके लिखेंगे, विरह तो घनानंद के काव्य की पूंजी है, विरह तो घनानंद के काव्य की पूंजी है। नेक्स्ट लिखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह का, घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। नेक्स्ट लिखेंगे मिश्र बंधुओं का, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु कहते हैं घनानंद वेश्यासक्त थे, घनानंद वेश्यासक्त थे। नेक्स्ट विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का लिखेंगे एक, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रेम की विषमता के निरूपण के लिए, प्रेम की विषमता के निरूपण के लिए घनानंद ने विरोधाभास का सहारा लिया है, प्रेम की विषमता के निरूपण के लिए घनानंद ने विरोधाभास का सहारा लिया है, पर भाषा की मुहावरेदानी में, पर भाषा की मुहावरेदानी में कहीं बल नहीं पड़ने पाया है, पर भाषा की मुहावरेदानी में कहीं बल नहीं पड़ने पाया है। नेक्स्ट लिखेंगे एक और अंतिम है ये आचार्य शुक्ल का,
ये छूट गया था बीच में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं घनानंद रोमांटिक धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। घनानंद रोमांटिक धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इस प्रकार से घनानंद के कविताओं के और घनानंद के अन्य तमाम विशेषताओं को लेकर के जो बातें मैं कह रहा था वो 2 पार्ट में मैं पूरी कह पाया हूँ। घनानंद पार्ट 1 और घनानंद पार्ट 2। ये जो क्लास बना रहा हूँ घनानंद पार्ट 2 है। ये आपको मिलेगी चैनल पर और आपके ग्रुप पर, आप इसे पढ़े लिखें। अब घनानंद के कवित्व और सवैयों की बात आती है। हम घनानंद के कवित्व और सवैयों पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम पहले भूषण पर अपनी कुछ बात रखेंगे। जिस प्रकार से घनानंद के काव्य की विशेषताओं के बारे में मैंने 2 पार्ट बनाया है, उसी तरह से भूषण की काव्य विशेषताओं के बारे में हम अभी 2 या 3 पार्ट जो भी बनेगा वो बनाएंगे। उसके बाद हम फिर से लौटेंगे कहाँ, बिहारी के शेष बचे हुए दोहों पर बात करना है। अभी घनानंद के सारे कवित्व सवैयों पर बात करना रहेगा और भूषण के जितने भी कवित्व और सवैये हैं, छंद हैं, उन पर बात करना रहेगा। तो इसके बाद में जो मैं क्लास बनाऊंगा वो होगी भूषण पर। भूषण पार्ट 1, 2, 3 देखते हैं कितना बनती है। फिलहाल आप इसे पढ़े लिखें, याद करें। हमारी मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।